अच्छा अच्छा। नमस्कार, शुभ संध्या। नमस्कार जी। पत नमस्कार सर, नमस्कार। पथगामिनी परिवार की ओर से आपका पथगामिनी के मंच पर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। बहुत-बहुत स्वागत है सर। जी धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपका मैं चाहूँगी कि अपने श्रोता से परिचय कराऊँ। अभी कोई जुड़ा नहीं है, लेकिन फिर भी अभी जुड़ेंगे लोग, सुनेंगे, बाद में भी सुनेंगे और आपका सभी का मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। जो लोग भी जुड़ेंगे, जब भी सुनेंगे, रिकॉर्डेड सुनेंगे, आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। मैं बता दूँ कि मैं बहुत दिनों बाद फिर से 67 कहानी वाचन पहले हमारे मन से हो चुका है, एकल कहानी वाचन, लेकिन उसके बाद मैंने रोक दिया। काफ़ी लंबे समय तक हुआ, रोक दिया। लेकिन अब मैं बता दूं आपको कि आप हैं रविंद्रकांत त्यागी जी, लेखक रविंद्रकांत त्यागी जी गाजियाबाद से हैं और आपकी कहानियां मैं लगातार पढ़ रही हूँ फेसबुक पर। मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मुझे लगा कि ठीक है, कोई योजना ना सही, मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप आइए, अपनी कहानियों से रूबरू कराइए। सर ने एक्सेप्ट कर लिया, मुझे अच्छा लगा। मैंने ही संपर्क साधा आपसे फेसबुक पर, मैसेंजर के थ्रू। तो नंबर मांगा, बातचीत की और सर ने अपनी कहानी के लिए, वाचन के लिए तैयार हो गए। मुझे बड़ा अच्छा लगा कि इस सोशल मीडिया के युग में हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, उसके बाद भी हम कैसे आसानी से एक दूसरे को जान सकते हैं और अगर अच्छे इंसान है तो आसानी से किस प्रकार से हम समझ सकते हैं कि कौन मंच के काबिल है और कौन नहीं। इस प्रकार से सर से मेरा परिचय हुआ। अब सर के बारे में बता दूं कि आप एक कहानीकार हैं, लंबी लंबी कहानियां लिखते हैं, गाजियाबाद से हैं, सिंघानी गांव से हैं आप, और आप कहते हैं कि आपने अपनी कहानियों में जो उन्होंने लिखा है, आपकी कहानियां चित्कार करती कहानियां, बिलखती कहानियां, दुष्चक्र और विडंबना की कहानियां और आवेश और प्रतिशोध की कहानियां, विक्षोह और विरोह की कहानियां, विरह की कहानियां, स्पर्धा और दाह की कहानियां। बिल्कुल सही बात है। कहानी तो हमारे घर में ही होती है, हमारे अगल बगल होती है। कहानी ढूंढने कहीं जाना नहीं है, बस देखने वाले और भावनाओं का संप्रेषण होना चाहिए। अगर देखने का नजरिया है तो हम कहानी निकाल लेते हैं और यही सब बातें इसमें होती हैं। कहानियों में ढूंढने की जरूरत नहीं होती है। राजनीति और षड्यंत्रों और अयारियों की कहानियां, बिल्कुल सही बात है, ये सारी चीजें कहानियों में समाहित होती हैं। आप बेसिकली पुश्तैनी रूप से खेती में आपने हाथ आजमाया था, छोटे मोटे व्यापार में भी अपनी जान खपाई थी और आप बेसिक रूप से नैसर्गिक आकर्षण और सुरुचि के कार्यक्रम भी आप चलाते रहे हैं लगातार। आप रंगमंच से भी जुड़े रहे हैं, प्रतिष्ठित नाटकों जैसे बेटी और रोटी तथा मिसेस आहलूवालिया में सशक्त अभिनय भी किया है आपने। पर्यावरण रक्षा की समिति, सोसाइटी फॉर प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड नेचर से जुड़कर लंबे समय तक प्रकृति सेवा भी आपने की। यानी विभिन्न प्रकार, विविध आयामों में आप माहिर हैं और विविध प्रकार के कामों से आप जुड़े रहे हैं। और अब है आपने राजनीति में भी हाथ आजमाया है और संभाषण, मन संचालन, चुनाव नियोजन, बहुत सारे काम किए हैं। लेकिन बेसिक रूप से आपका मन बहुत ही संवेदनशील है और आप कहानियों में वो चीज ढूंढते हैं जो कि हमारे समाज में इतरत्र बिखरी पड़ी हैं। इस प्रकार से आपने 53 उपन्यास और 6 कहानी संग्रह आपके आ चुके हैं और अगला कहानी संग्रह नपुंसक आपके प्रेस में पड़ी हुई है, वो भी आने वाली बहुत जल्दी। आप साहित्यिक संस्था संपर्क भाषा भारती, कथारंग, इकरा, एक संघर्ष, बिरादरी, बारादरी और संस्कार भारती के साथ आप साहित्यिक रूप से सक्रिय भी रहे हैं, अभी भी सक्रिय हैं और मारवा स्टूडियो के साहित्यिक कार्यक्रमों में साहित्य रत्न सम्मान से सम्मानित है। बहुत बहुत आपका स्वागत है सर। इतने सारे सम्मानों और इतने सारे कामों के बाद बड़ी मुश्किल से ऐसे लोग मिलते हैं और जाते रहे पटलों पर। मेरे पटल पे पहली पहली बार आप आए हैं, वो भी मैंने ढूंढ निकाला और इस प्रकार से आप एक बड़े कहानीकार, मेरी दृष्टि में बड़े कहानीकार आप हमारे पटल पे मौजूद हैं। अब मैं श्रोता कोई जुड़ा हुआ है, दिख नहीं रहा है उनका कमेंट, दिखेगा तो मैं नाम लूंगी। अब मैं आपको श्रोताओं के हवाले छोड़कर जाती हूँ और आप 9 बजे तक अपनी कहानी से लोगों को रूबरू कराएं और स्वागत है सर आपका। आइए और अपनी कहानियों का
संसार बिखेरी है यहाँ पर, और मैं जाती हुई मंच के पीछे शेयर करूंगी, आपको लोगों तक जोड़ूंगी। आइए सर, स्वागत है। थैंक यू सो मच। असल में मेरे पाठकों को मुझसे शिकायत भी कई बार रहती है कि मेरी कहानी थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मगर मुझे लगता है कि जब तक मैं उस वातावरण में, उस परिवेश में पाठक को ना पहुंचा पाऊं जिसके विषय में मैं कहानी कहना चाहता हूं, तब तक मुझे लगता है कहानी अधूरी है। जैसे ये कहानी क्षमा करो हे तात, यानी हे पिताश्री मुझे क्षमा करो। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो क्षेत्र है गंगा और जमुना के बीच का, वहां की संस्कृति आज से 50 साल पहले 1967-65 के आसपास की जो संस्कृति थी, जो वहां का ग्रामीण वातावरण था, जो खान पान था, जो सामाजिक संरचना थी, उस पर आधारित ये कहानी है। इसलिए मैं सबसे पहले आपको उस वातावरण में ले जाने का प्रयास करूंगा, उसके बाद मूल कहानी प्रारंभ हो जाएगी। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गांव में एक कहावत वर्षों से प्रचलित है। किसी अजनबी ने गांव के एक युवक से पूछा कि इस गांव का चौधरी कौन है। तो युवक ने उत्तर दिया, पिछले साल चाचा के यहाँ पैदावार ज्यादा हुई तो वो चौधरी थे, इस बार मेरे यहाँ फसल अच्छी हुई है तो गांव का चौधरी मैं हूं। मगर सूरजपुर के जगत सिंह को लक्ष्मी मैया का न जाने कौन सा वरदान प्राप्त था कि पिछले 20 साल से उनके खेत लगातार सोना उगल रहे थे। 3 भाइयों का बंधा बंधाया परिवार, पक्की 150 बीघा जमीन, गांव की सबसे ऊंची जमीन पर बना हवेली नुमा मकान, गुड़ का कोल्हू, ऊंची टाट वाले 3 जोड़ी नागौरी बैल, चारा काटने की मशीन, 3 रहट वाले कुएं और शादी ब्याह में आने जाने के लिए इक्के नुमा तांगा, जिसे उस जमाने में रथ कहा जाता था। क्या नहीं था चौधरी जगत सिंह के पास, इसलिए बिना कोई चुनाव लड़े लोग सम्मान से उन्हें मुखिया जी कहते थे। चौधरी साहब स्वयं कभी नागौर, सांचौर तो कभी राजस्थान के पिस्तौलगढ़ के मेले से बैलों की बढ़िया जोड़ी खरीद कर लाते थे। आसपास के गांव में चर्चा रहती थी कि दूर दूर तक उनके मुकाबले के बैलों की जोड़ियां किसी के पास नहीं है। गांव में कोई बारात आती तो स्वयं बैलों के सींगों पर तेल लगाते, उनकी पीठ पर मेहंदी के ठप्पे लगाते, गले में टुन टुन झुनझुन करने वाली सुंदर घंटियां बांधते और कमर पर रंगीन झूल, एक कपड़ा होता है डिजाइनर, वो बैलों की कमर पे उस जमाने में उड़ाया जाता था, जिससे वो रथ बहुत सुंदर लगता था। लोग कहते हैं कि उनके रथ के पहिए दाह रहने वाले पड़ोसियों के सीने को कुचलते हुए गुजरते हैं। इतना सब होने पर भी चौधरी जगत सिंह के स्वभाव में लेश मात्र भी घमंड की भावना नहीं थी। गांव में जब कोई बारात या टीका सगाई आती तो 10 मेहमानों के ठहरने की व्यवस्था उन्हीं के यहाँ रहती थी। कितने भी अतिथि क्यों ना आ जाएं, सबको मौसम के अनुसार ठंडे और गर्म बिस्तर की व्यवस्था करना, मेहमानों के लिए नहाने धोने, साबुन, तेल और तौलिए का इंतजाम करना, रात को अपने यहाँ ठहर रहे मेहमानों की दूध की व्यवस्था, और मेहमान 3 दिन की बारात, उस जमाने में बारात 3 दिन की होती थी, पक्के खाने से ऊब जाते थे, उनके लिए दाल, फुलके और कच्चे आम या पुदीने की चटनी की व्यवस्था मानो उनका सामाजिक दायित्व होता था। ये सामाजिक संरचना उस जमाने की थी। दोनों छोटे भाई हुक्के की चिलम ठंडी होने से पहले ही भर लाते, मेहमान उनकी खातिरदारी की तारीफ करते हुए थकते नहीं थे। हिंदुस्तान में लाल पलटन को बोरिया बिस्तर लपेटे हुए और लाल किले पर तिरंगा फहराए हुए लगभग 20 बरस हो गए थे। 1947 और 1967 के आसपास का समय समझिए। परिवर्तन का दौर था, मगर पश्चिम उत्तर प्रदेश ही नहीं, देश का ग्रामीण जीवन अभी भी परंपरागत, पारदर्शी और रूढ़िवादी था। परंपरागत इस मायने में कि लोग संयुक्त परिवार में रहते थे, अपनी जाति और दूसरे गोत्र में विवाह करते थे, लड़कियों की शिक्षा कहीं प्राइमरी तक थी तो कहीं शून्य थी, महिलाएं पर्दा किया करती थी और गांव बिरादरी की पंचायत के निर्णय ही अंतिम माने जाते थे। जाति के आधार पर आदमी के व्यक्तित्व और कद का मूल्यांकन किया जाता था, बड़े छोटे का लिहाज था और परंपरागत तीज त्योहार उल्लास के साथ सामूहिक रूप से मनाए जाते थे। ये उस जमाने की ग्रामीण व्यवस्था थी। पारदर्शी इस रूप में कि इट्स माय लाइफ, इट्स माय लाइफ, इस तरह कंधे उचका के कहते हैं ना आजकल, और आई डोंट केयर या प्राइवेसी जैसे ग्लोबल शब्द अवतरित नहीं हुए थे।
सभी एक दूसरे की आर्थिक सामाजिक स्थिति से वाकिफ होते थे। गांव के सबसे संपन्न और सबसे गरीब व्यक्ति के रहन सहन खान पान में बहुत बड़ा अंतर नहीं होता था। लोग मोटा पहनते और मोटा खाते थे, दूर दूर तक पैदल यात्राएं किया करते थे और फुर्सत में पेड़ों की छांव में दोपहरी में निश्चिंत होकर सोते थे। सर्दियों में मक्का की रोटी, सरसों का साग और गर्मियों में मिर्च या पुदीने की चटनी कम से कम भारत के इस कृषि संपन्न क्षेत्र में सबको नसीब हो ही जाती थी। सामाजिक अनुशासन का बहुत महत्व था। विशेषकर सवर्ण समाज के लोग सामाजिक मान्यताओं की लक्ष्मण रेखा को लांघकर इस दुनिया में, इस समाज में जी नहीं सकते थे। बिरादरी ऐसे व्यक्ति का बहिष्कार कर देती और कभी कभी गांव से भी निकाल देती थी, हुक्का गिरा देती थी, फिर वह कितना भी संपन्न और रसूखदार व्यक्ति क्यों ना हो। ऐसी स्थिति में उसका जीवन नरक बन जाता था। दूसरी जाति में विवाह करना, विवाह में लड़की वालों से पैसे लेना और बदले में शादी इस तरह होती है कि मैंने अपनी लड़की तेरे यहाँ ब्याह दी और तूने अपनी लड़की मेरे यहाँ ब्याह दी। ये सब लोग चीजें सामाजिक रूप से जघन्य अपराध माने जाते थे। दूध बेचना पूत बेचने के बराबर माना जाता था और जमीन बेचना बेटी बेचने के बराबर माना जाता था। व्यक्ति या परिवारों के उत्थान पतन के किस्से अफवाहों के पंख लगाकर दूर दूर तक पहुंच जाते थे। शायद यही लोगों के मनोरंजन का साधन था और चौपालों पर बैठकर चटकारे ले लेकर लोग गांव गांव के ऐसे किस्सों का बयान करते थे। खैर, हम बात कर रहे थे चौधरी जगत सिंह की और उनके परिवार की। तो चौधरी जगत सिंह अपने दो छोटे भाइयों के साथ संयुक्त परिवार में रहते थे। उनका अपना एक छोटा बेटा और एक बेटी थी। बेटा अभी 6ठी क्लास में पढ़ रहा था। चौधरी जगत सिंह की बेटी राजबाला गांव के प्राइमरी स्कूल में कक्षा 5 पास करके कई वर्ष पहले पढ़ाई छोड़कर घर के कामकाज में माँ व चाचियों का हाथ बटाती थी। घर के चौका बर्तन के अलावा दूध दुहना, खेतों में गन्ने, कोल्हू परिजनों का तथा कमेरों का खाना, कमेरा कृषि मजदूर को कहते हैं, पहुंचाना तथा खेतों से सरसों का साग, मटर की फली और कच्ची पक्की सब्जियां तोड़ लाना, यही उसकी दिनचर्या थी। ऐसे ही उसका जीवन चल रहा था। सब कुछ सामान्य चल रहा था। चौधरी जगत सिंह की ख्याति की दुंदुभी चारों तरफ बज रही थी कि अचानक एक दिन चौधरी जगत सिंह के जीवन में बड़ी दुर्घटना घट गई। न जाने यह राजबाला की किशोर उम्र का जुनून था या वर्षों से गिद्ध दृष्टि जमाए बैठे सुदूर बंगाल के खेतिहर मजदूर मणिशंकर के किसी धूर्त षड्यंत्र का परिणाम था कि एक रात जगत सिंह की किशोर व पुत्री राजबाला पूरे खानदान के मुंह पर काले पोत कर मणिशंकर के साथ रात को घर से भाग गई। दिन चढ़ते चढ़ते पूरे गांव में और दिन ढलते ढलते पूरे इलाके में यह खबर दावानल की तरह फैल गई कि सूरजपुर के चौधरी जगत सिंह की गौर वर्ण सोलोनी बाला कीकर की जली लकड़ी से काले कलूटी बंगाली नौकर के साथ भाग गई है। जगत सिंह ने शर्म के मारे स्वयं को टुकड़िया कमरा होता है बंद कर लिया। सहानुभूति प्रकट करने वाले रिश्तेदारों और चौधरी जगत सिंह के गर्व से उठी गर्दन को इस हाल में देखने को उत्सुक देखना चाहते थे कि जगत सिंह जो बहुत अकड़ कर चलता था, उसकी झुकी हुई गर्दन कैसी लगती है। ऐसे लोगों का हाथ तांता लग गया। जगत सिंह ने अपने आप को कमरे में बंद कर रखा था और वे कमरा खोलने को तैयार नहीं थे। छोटे भाइयों के लाख गुहार करने पर बस एक ही बात कहते थे कि क्या मुंह लेकर बाहर निकलूं रे, लड़की ने मेरी नाक कटवा दी है। तीसरे दिन कुनबे के लोगों ने बढ़ई बुलाकर दरवाजा उतरवाया और भूख और वेदना से अर्धमूर्छित हो गए जगत सिंह को बाहर निकाला गया। इलाके के सबसे इज्जतदार चौधरी जगत सिंह मुखिया का गगनचुंबी प्रतिष्ठा भवन भर भरा कर जमीन पर दह गया था। कई पतझड़ आए और चले गए, मगर चौधरी जगत सिंह के जीवन में फिर वसंत कभी नहीं आया। कहते हैं कि बालक यदि भगवान को प्यारा हो जाए तो साल 6 महीने, मगर यदि भाग जाए तो उम्र भर का रोना होता है। इसलिए चौधरी जगत सिंह के जीवन में पूरी उम्र का रोना लग गया था। वक्त गुजरता गया। धीरे धीरे राजू को घर छोड़े हुए 6 साल गुजर गए। इन 6 सालों में चौधरी जगत सिंह आधे रह गए थे। शरीर में, स्वास्थ्य में,
प्रतिष्ठा में और धन संपदा में। अब कभी उनका रथ रंगीन कढ़ाई वाली झूल ओढ़े हुए ऊंची टाट वाले नागौरी बैल जोड़कर गांव के बीच से नहीं गुजर पाता था। अब कभी वे कलफ लगी हुई धोती बांधकर और धोती का एक कोना हाथ में थाम कर मस्तानी गर्वीली चाल से गांव में नहीं निकलते थे और शादी ब्याह में अग्रणी बनने के लिए कोई उन्हें आमंत्रित भी नहीं करता था। उलझे बाल, अधमेले कपड़े और माथे पर गहरी शिकन लिए अकेले घर में बैठे हुक्का पीते रहते। गांव में अब उनका कोई पूछने वाला नहीं था। जब कोई बारात आती तो झुंड के झुंड लोग उनके घर के सामने से निकलते, उंगली उठाकर उन्हीं के बारे में बात करते रहते थे। तब उन्हें लगता कि अवश्य ही उस कलंक की चर्चा कर रहे होंगे जो 6 साल पहले उनके दामन पर लग गया। ऐसे कई अवसर पर वो कोने में मुंह छिपाकर रो लिया करते थे। जगत सिंह अपनी बेटी से बहुत प्यार करते थे। आज भी यदि कोई उसके लिए अपशब्द इस्तेमाल करता तो वे एकदम नाराज हो जाते। इसी कारण उनके दोनों छोटे भाई उनसे अलग रहने लगे थे। बहन बहनोई या अलग अन्य रिश्तेदार आते तो भाइयों के घर ही ठहरते थे। जिस आदमी की बहुत बदनामी हो जाए उसके घर कौन ठहरना पसंद करता है। कोई उनकी बदनामी और बदहाली का दाग अपने ऊपर नहीं लगवाना चाहता था। 8वीं कक्षा तक पढ़ाई करने के कारण उन्हें धार्मिक व सामाजिक पुस्तक लक्ष्मीचंद सागी की रागनियां पढ़ने का बहुत शौक था। उस जमाने में स्वामी दयानंद सरस्वती, रविंद्रनाथ टैगोर और स्वामी विवेकानंद की पुस्तकें उनके पास रखी रहती थी। बस कभी कभी उन्हीं में मन लगा लिया करते थे और अकेलापन दूर कर लिया करते थे। एक ही बात उन्हें नोच नोच कर खाई जाती थी कि कहीं ना कहीं उन्हीं से गलती हो गई जिससे बेटी का जीवन तबाह हो गया है। जब घर में जवान बेटी थी तो उन्हें अनजान कम उम्र के नौकर को नहीं रखना चाहिए था। न जाने उनकी लाडली फूल सी बेटी किस हाल में होगी। उसे उस कम जर्फ ने किसी वैश्यालय में बेच तो नहीं दिया होगा। कभी दोपहरी में नीम के पेड़ के नीचे झपकी आ जाती तो चौंक कर उठ जाते। उन्हें लगता कि उनकी छोटी सी बेटी बालों में हाथ फिराकर, उंगलियां फिराकर कह रही है, बापू लोती खा लो, माँ बुलाती है। कभी कच्ची नींद में सोए जागे से रात भर सपने देखते कि मंडप सजा है, गांव भर के लोग मेहमान जुटे हैं, मंगल गीत गाए जा रहे हैं। मेरी लाडली सुहाग के लाल जोड़े में सजी हुई धीरे धीरे अग्नि के साथ फेरे ले रही। सूरज के साथ घोड़े पर सवार इंद्रधनुष का रथ लेकर आसमान से उतरा राजकुमार उसके पांव छूकर आशीर्वाद मांग रहा है और वे दोनों हाथ फैलाकर उसे सीने से लगा लेते हैं। मगर आंख खुलती तो पाषाण कठोर सत्य दानव की तरह उनके सामने खड़ा रहता कि राजो नहीं है, राजो अब कहीं नहीं। न जाने किस वशीकरण में अभिभूत होकर उस नादान लड़की ने स्वयं को नरक की आग में धकेल दिया है। हाय, किसी तरह समय के चक्र को उल्टा घुमा पाता और अपनी बेटी को दोबारा अपने पास ला पाता। कार्तिक का महीना था, गुलाबी ठंड पड़ने लगी थी, गन्ने के कोलू चलने लगे थे और वातावरण पकते गुड़ की महकती खुशबू से सराबोर हो गया था। सूरज ढल गया था, अंधेरा धीरे धीरे पैर पसारने लगा था। चौधरी जगत सिंह दुपड़िया में अकेले बैठे हुक्का पी रहे थे कि तभी गांव के प्रधान मलखान सिंह ने प्रवेश किया। चौधरी मलखान सिंह जगत सिंह के कुनबे के थे और रिश्ते में उनके चाचा लगते थे। जगत सिंह ने उन्हें सम्मान के साथ बिठाया, हुक्के की नली उनकी तरफ बढ़ा दी। प्रधान मलखान सिंह ने 2 लंबे कस लिए, धीरे से गला साफ किया और धीमे किंतु गंभीर स्वर में कहने लगे, जगते, खबर अच्छी नहीं है। मेरे लिए तो अब कोई भी खबर अच्छी नहीं है चाचा, पर अब क्या हुआ, कोई नई विपदा आन पड़ी है क्या? बिरसा कुम्हार का लौंडा लक्ष्मणपुर के भट्टे पर काम करता है, कल शाम खुद आया था मेरे पास। प्रधान जी ने फिर एक लंबा कस लिया। कड़वे धुएं की महक पूरी दुपड़िया में फैल गई। वे मानो अपनी बात को सरल और सहज और जगत सिंह को ठेस न लगे ऐसी बनाने का प्रयास कर रहे थे। भट्टे पर इस बरस ईंट पाथने वाले जो मजदूर आए हैं ना, उनमें से एक लड़की की शक्ल हूबहू हमारी लड़की से मिलती है, हमारी राजो से। प्रधान मलखान सिंह ने, जगत सिंह का मुंह खुला रह गया।
वे आंखें फाड़कर चाचा की ओर देखने लगे। वे ऐसे बेचैन हो गए जैसे उन्हें बिच्छू ने काट लिया हो। फिर संभल कर बोले, वहम हो गया बिरसा कुम्हार को। इतने बरस गुजर गए, राजू अब यहाँ कहाँ? क्या पता मर खप गई हो या उस नीच ने किसी बाजार में। वो राजू ही है जगते, कुम्हार के लड़के ने उसे पहचान लिया। पर ऐसा लगता है कि दोनों ने ब्याह रचा लिया है। पता रहा था कि मांग में सिंदूर, पांव में बिछुआ, सब बताता था। कसम खाता था कि उसने यह बात किसी और को बताई नहीं है। मैंने भी ठीक से धमका दिया है कि खबरदार, जो किसी के आगे मुंह खोला तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब अब क्या होगा चाचा? अनर्थ हो गया। इतनी बड़ी दुनिया है, किसी कुएं खाते में डूबकर मर जाती, पर दिखाई तो न देती। कमाने खाने को मरों को यही जगह मिली थी। अब क्या होगा? गांव समाज में जो थोड़ी बहुत भूल पड़ गई थी, वह भी जख्म अब ताजा हो जाएगा, 100 कोस दूर तक। जगते हम अब मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। मगर चाचा, तुम तो कहते थे कि कुम्हार का लड़का कहीं मुंह नहीं खोलेगा, फिर कैसे किसी को पता चलेगा? जगत सिंह ने भोलेपन से और उत्सुकता से कहा। अरे बावले, ऐसी बात क्या छानी रहती है? 4 दिन में सारे गांव में ढिंडोरा पिट जाएगा। इतने बरसों में ठंडी हो गई आग फिर भड़क उठेगी। फिर तो पूरे खानदान को कहीं मुंह दिखाने की जगह नहीं मिलेगी। प्रधान मलखान सिंह ने अपने परिवार कुनबे की चिंता करते हुए बहुत निराशा के साथ, अब चाचा, इस बुरे वक्त में तुम ही कोई रास्ता बताओ। मेरी तो अकल पर पहले ही पत्थर पड़ गए हैं। मती मारी गई थी मेरी, जो ऐसे सांप के बच्चे को अपने घर में पाल लिया था। क्या बताऊं जगते, ऐसे बालक का तो पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए। पर अब तो फांस गले में अटकी है ना, तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। देख जगत, मौके की नजाकत को समझ। तुझे ही दिल पर पत्थर रखना पड़ेगा। रफीक लोहार का लड़का भी जेल से छूट कर आया है। बड़ा शातिर किस्म का लड़का है। मन दो मन अनाज लेकर मामले को वही निपटा देगा। बीच में रोककर बता दूं कि ऑनर किलिंग उस जमाने में एक सामान्य बात थी, और हमारे इस क्षेत्र के त्यागी ब्राह्मण जाट समाज के लोगों में आज भी ऑनर किलिंग होती है। क्या बात करते हो चाचा? इस मामले में भला वो बदमाश क्या करेगा? अरे वो लड़का बड़ा कतली किस्म का लड़का है, लूटपाट और कई बार जेल जा चुका है। आप उसका नाम क्यों ले रहे हो? अरे तू चिंता मत करो, उसके बाप पर बड़ा एहसान है मेरा। मेरी बात टालेगा नहीं। सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। अब तेरी इज्जत तो पूरे खानदान की इज्जत है ना। दोनों को ठिकाने लगा देगा और किसी को काने कान खबर भी नहीं होने देगा। और कोई चारा भी नहीं है भैया। ठिकाने लगा देगा मतलब? मैं समझा नहीं। चाचा, तुम कहना क्या चाहते हो? अरे तू बड़ा भोला है रे, बिल्कुल बावला है जगते। अरे दोनों को काट कूट कर नहर में फेंक देगा, ना बांस रहेगा ना बांसुरी बजेगी। पता नहीं क्या क्या सोचता रहता है। कुछ देर जगत सिंह एकदम चुप बैठे रहे। उनके माथे पर बेहद तनाव की रेखाएं परिलक्षित हो रही थीं। वे धीरे से बोले, चाचा, कोई और चारा नहीं है क्या? तो क्या पहुना बनाएगा उसे अपना? आरती उतारेगा उसकी? वैसे भी ऐसे हरामखोर आदमी को जीने का तो कोई हक ही नहीं है। आखिर उसने हमारी इज्जत पर हाथ डाला है। जहर के पेड़ को उखाड़ना पड़ता है बच्चे। मर खप जाएंगे तो चर्चा अपने आप बंद हो जाएगी। जगत सिंह की आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। उसने एक हिचकी सी ली और मुंह से निकला, हाय मेरी लाजो, मेरी राजो, कितने लाड़ प्यार से पाला था मैंने उसे। तो जा, रस जोड़कर ले जा और अपनी बेटी दामाद को घर ले आ। बता दे सारी बिरादरी को कि देखो ये कमीन, जिसकी न जात का पता ना देश का पता, मेरा दामाद है। चौधरी जगत सिंह मुखिया का पाहुना है ये। बैंड बाजे से बारात लाओ और इसका स्वागत करो। वे क्रोधित होकर बोले और उठकर जाने लगे। फिर एकदम सीने पर हाथ रखकर सहानुभूतिपूर्वक बोले, अरे मूर्ख, ऐसे मामलों में दिल से काम नहीं लिया जाता। फिर उन्होंने अपना हाथ अपने माथे पर रखा और कहा, यहां से काम लिया जाता है,
समझ गया ना, दिमाग से काम लिया जाता है। पहले ही लड़की ने पूरे खानदान के मुंह पर कालिख पोत दी है, अपना ही बालक खराब निकल जाए तो। अरे डॉक्टर फोड़े का ऑपरेशन करते हैं कि नहीं करते हैं, और तू हड्डी गली में लटकाने पर तुला हुआ है। यमुनापुर के सूरज की लड़की का किस्सा नहीं सुना है? न जाने किसका पाप पेट में पाल कर लाई थी, भाइयों ने और बाप ने घर के आंगन में लाठियों से मार मूर दिया और सरेआम जाकर बम्बे के किनारे फूंक दिया। जमुनापुर के प्रधान ने तो साफ कह दिया था कि मामला गांव की इज्जत का है, इसलिए सारा गांव सरजू के साथ है। सरजू ने मोह त्यागा, गंदगी साफ की, हिम्मत दिखाई, तो इज्जत बच गई ना। मामला वहीं दबा रह गया और सरजू की इज्जत भी बच गई, बल्कि लोगों ने उसकी तारीफ ही की। जिंदगी में कोई ऊंच नीच हो भी गई तो आदमी उस पाप को माथे पर चिपका कर थोड़े ही घूमता है। कल को तेरे बेटों का भी ब्याह होना है, तेरे भाई के बच्चों के भी बालक हैं, उनकी भी इज्जत इस घटना से जुड़ी हुई है। बड़ी मुश्किल से इतने साल में थोड़ी बहुत भूल पड़ी है तो फिर जख्म ताजा हुआ जाता है। कौन तेरी दहलीज पर चढ़ेगा तेरे बेटे का रिश्ता लेकर? तेरी जी पर थोड़ा जोर तो पड़ा होगा, मगर दिल पर पत्थर रख ले जगते, नहीं तो सर्वनाश हो जाएगा। कुछ क्षण वातावरण में मौत का सन्नाटा छाया रहा, फिर उन्होंने दोबारा कहा, और सुन, घर की औरतों को कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, वरना सारे गांव में ढिंढोरा पिट जाएगा। इन औरतों के पेट में कोई बात पचती नहीं है। मैं कर लूंगा बात रफीक के लौंडे से अपने आप, तू बस कहीं जिक्र मत करना और आराम से घर बैठ। और वो तेज कदमों से बाहर चले गए। रात गहराने लगी थी, चांदनी छिटक रही थी, मगर बीच बीच में बादल के छोटे छोटे टुकड़े चंद्रमा को ढक लेते थे और घनघोर अंधेरा छा जाता था। साए साए करती ठंडी हवा चल रही थी। चौधरी जगत सिंह विक्षिप्तों की तरह अपने घेर के चारों ओर चक्कर लगा रहे थे, बीच बीच में न जाने क्या बड़बड़ाने लगते। उनके चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें थीं और चेहरा पीला सा पड़ गया था, मानो किसी ने उनके शरीर का सारा रक्त निचोड़ दिया हो। होठों पर सफेद पपड़ी सी जम गई थी और वे बरसों से बीमार दिखाई देने लगे थे। एकदम असहाय और कमजोर अनुभव करके वे बार बार खाट पर सर पकड़कर बैठ जाते, मगर अगले ही क्षण तेजी से चहलकदमी करने लगते थे। उनके हृदय में एक तूफान सा मचा हुआ था। हृदय की स्मृतियां मन द्वार को खटखटा रही थीं। इस घर में मेरी लाडली बेटी राजो ही थी जो मुझे सबसे अधिक स्नेह करती थी। सुबह आंगन में कूद कर गोद में बैठ जाती, कभी मेरी मूछों को खींचकर कहती, मेरे बाबा की मूछें सबसे ऊंची। कभी मेरे सर की टोपी उतार कर अपने सर पर रख लेती। जब भी शहर जाता तो उसके लिए कोई खिलौना लाना नहीं भूलता था। उसे कंधे पर बिठाकर गर्म गुड़ खिलाने कोल्हू पर ले जाता था। हाय रे मेरी लाडली। पूर्व दिशा में तेज बिजली चमक रही थी, हवाएं तेज चलने लगी थी और बरसात का संकेत दे रही थी। अचानक चेहरे पर एक दृढ़ता का भाव लिए जगत सिंह उठे और तेज कदमों से घर की ओर चल दिए। दुबार में उनकी पत्नी सो रही थी। घर में एक दुबार होता है। उन्होंने झकझोर कर उसे उठा दिया। पति को अचानक रात में इस समय परेशान अवस्था में देखकर पत्नी घबरा गई और आंखें फाड़ कर उन्हें देखने लगी। खड़ी हो जा रामरती, कन्यादान का समय आ गया है। रामरती ने उम्मीदी से अर्धचेतन अवस्था में कहा, कन्यादान? कैसा कन्यादान? दुख में बावले हो गए हो क्या? जाओ, जाकर सो जाओ। कन्यादान हमारे कर्म में कहाँ फला, पता नहीं हमें मुक्ति भी कैसे मिलेगी। जल्दी कर रामरती, वक्त बर्बाद मत कर, 12 कोस जाना है। जब हमने बेटी को जन्म दिया है तो दुख भी तो हम ही झेलेंगे। और हाँ, वो सारे गहने साथ ले ले जो राजू के विवाह के लिए हमने बनाए थे, और एक गर्म चादर भी ले लेना, बाहर ठंड पड़ने लगी है। वे एक सांस में बोले जा रहे थे, विक्षिप्तों की तरह बोल रहे थे, मानो किसी बड़े समारोह के प्रबंध में लगे हों, जैसे शादी ब्याह की तैयारी करने में लोग लगते हैं। रामरती पूरी बात तो नहीं समझ पाई, मगर उसे इतना समझ में आया, इतना आभास हो गया कि पति बहक नहीं रहे हैं, बहकते भी नहीं हैं, कुछ तो है। उनकी बेटी राजो कहीं ना कहीं है जरूर। बरसों पहले बिछड़ गई लाडली से मिलने की अभिलाषा हृदय में ठाटे मारने लगी।
रगों में खून तेजी से दौड़ने लगा। वह लपकते हुए अंदर गई और गहनों की पोटली उठा लाई। चल जल्दी चल, और हाँ, पैसे ले लिए हैं। अरे क्या निरे गहनों से कन्यादान करेगी? वह फसल के 6,000 रुपए भी रखे हैं। देर मत कर रामरती, बहुत दूर जाना है। मगर राजो के बापू, कैसा कन्यादान? किसका कन्यादान? हमारी बेटी का तो कुछ अता पता नहीं है ना। कोई सवाल मत कर पगली, मौसम खराब है और 12 कोस जाना है। चंद मिनटों में दोनों पति पत्नी गांव की अंधेरी सूनी गलियों को पार करके जंगल की ओर लपके जा रहे थे। रामरती किम कर्तव्य विमूढ़ सी चेहरे पर असमंजस और अचरज लिए पति का अनुसरण कर रही थी। पहले 2 कोस तो सहजता से पार हो गए, किंतु धीरे धीरे आकाश पूरी तरह मेघाच्छादित हो गया था। हवा तेज और ठंडी हो गई थी। अंधेरा इतना गहन था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। किंतु जगत सिंह ने तो बिजली का प्रकाश अपने जीवन में तभी 2-4 बार देखा था जब रात में शहर में रुकना पड़ा होगा। उनकी आंखें अंधेरे की इतनी आदी थी कि रात में खेतों में चक्कर लगाने जाते तो 4 फरलांग दूर चर रही नीलगाय को भी और हिरणों को भी दूर से देख लिया करते थे। खेतों के बीच बनी पतली पगडंडी पर दोनों लंबे लंबे कदम रखते हुए आगे बढ़े जा रहे थे। अचानक मोटी मोटी बूंदों ने वातावरण को भिगो कर डाल दिया। इससे पहले कि वे भागकर विशाल बरगद की शरण लेते, पानी में पूरी तरह तरबतर हो चुके थे। तेज बारिश होने लगी थी। रात के लगभग 2 बज गए थे। रामरती की सांसें धौकरी की तरह चल रही थीं। ठंड के मारे उसके होंठ नीले पड़ गए थे और शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। रुपए और गहनों की पोटली उसने बड़े जतन से कांख में दबा रखी थी। तभी बिजली इतनी जोर से चमकी मानो 1000 वाट का बल्ब एक साथ जल उठा हो। भयंकर गर्जना हुई। इस श्वेत केशाभय में भी संकोची भारतीय ग्रामीण अबला डर के मारे अपने पति से चिपट गई। जगत सिंह ने उसका सर धीरे से अपने कंधे पर टिका लिया। रामरती के भीतर का सैलाब थोड़ी सी सहानुभूति पाते ही फूट पड़ा। वह फूट फूट कर रोने लगी। उसकी हिचकियां बन गई। जगत सिंह उसके माथे को सहलाते रहे। बारिश कुछ थमसी गई तो दोनों पुनः अपने मार्ग पर चल दिए। रामरती को तेज ठंड लग रही थी। उसका बदन पूरी तरह भीग गया था। ठंड के मारे उसकी गति मंद पड़ गई थी और शरीर पत्ते की तरह कांप रहा था। रामरती, देख किसी की चिता जल रही है। जल्दी चल, यह जगह अच्छी नहीं है। कहते हैं रात के बाद मुर्द घाट पर प्रेत और चुड़ैल नाचते हैं। जगत सिंह ने धू धू कर चलती हुई चिता को देखकर कहा। मानव देह की चिड़ान चारों तरफ फैल रही थी। जगत सिंह तेजी से चिता के सामने से आगे बढ़ गए, किंतु कुछ दूर चलने के बाद उन्होंने पीछे मुड़कर देखा तो रामरती उनके साथ नहीं थी। कुछ क्षण के लिए पांव के नीचे की जमीन खिसक गई। ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे अटक गई। ठंड, थकान और मानसिक तनाव के कारण क्या यार, भाड़ में जाना रमेश शर्मा। सर अपने को ठीक कर लें। हमें मेरी आवाज अगर आ रही है तो, आपकी आवाज भी नहीं आ रही है और कुछ गड़बड़ हो गया है। हेलो हाँ, थोड़ा सा हेलो गड़बड़ हो गया। जी, आवाज भी नहीं आ ठीक आ रही रही है आपकी, आवाज? और मोबाइल आवाज तो आ रही, आने लगी, बट अब भी मोबाइल नहीं आ रही आपका टेढ़ा आवाज? हो गया शायद। नहीं, आवाज आ रही है। मोबाइल ठीक करिए अपना। मोबाइल ठीक नहीं है आपका, सीधा हो गया। लैंडस्केप में जैसे था वैसे करिए पहले। अभी कुछ मोबाइल टेढ़ा हो गया, कुछ हो गया है। आवाज तो आ रही है आपकी। क्या हुआ? आप दोबारा से जुड़े हैं क्या? हेलो
हाँ, दोबारा जोड़ना है। तो अच्छा अच्छा, मैं कर रही हूँ। अरे यार हेलो, क्या क्या हो गया ये जोड़? पहले जब दोबारा जोड़ने का मतलब है कि पहली बार में निकलेंगे तब, जब पहला वाला जो था उसे निकल जाए तब दोबारा जुड़िए, या तो इसी को ठीक करिए। आवाज तो आ रही है बट आप सीधे नहीं है, आप टेढ़े हो गए हैं, सीधा करिए अपने को। सभी लोग पूछ रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, क्या हुआ क्या हुआ? मेरी आवाज पहुंच रही है? हेलो सर, फिर से जुड़े प्लीज, फिर से जुड़ जाइए, फिर से जुड़िए। सर फिर से जुड़िए प्लीज। जुड़ रहा हूँ, लोड हो रहा है। हाँ ठीक। तो पहले वाले को निकलना पड़ेगा ना आपको सर। एक मिनट, मैं पहला निकाल दूं पहले आपको, आपको पहले रिमूव करूं उसके बाद। अब यहाँ से जोड़ती हूँ आपको। जी हाँ, ठीक है, सही है, बिल्कुल सही है। अब शुरू करिए, क्या बोलिए। है? आवाज आ, हाँ ठीक है, बिल्कुल सही, करेक्ट। इको आ रही है, शायद दोनों आ रहे हैं। नहीं नहीं, हम अभी जा रहे हैं, आप शुरू करिए, आप बोलिए, आप बोलिए, कंटिन्यू करिए, मैं जा रही हूँ। राम रची देख किसी की चिंता जल रही है, जल्दी चल, यह जगह अच्छी नहीं है। कहते हैं आधी रात के बाद मेरे घाट पर खेत और नहीं आ रही ना आवाज? हेलो। आ रही है, आवाज आ रही है, आवाज आ रही है सर, बोलिए, आप बोलिए, आवाज आ रही है। ठंड, थकान और अनिश्चितता से जीर्ण शीर्ण हो चुकी नामरती पिता की अग्नि के ताप से अपनी बुझती जीविका को पुनर्जीवित करने और समाप्त होती ऊर्जा को पुनः जागृत करने के लिए चुपचाप चिता की आग में ताप रही थी। जीवन की बुझ रही आग को जागृत करने का प्रयास कर रही थी। जगत सिंह एकदम पीछे मुड़ी रामरती की बाह पकड़कर खींचते हुए बोले, क्या कर रही हो लाजो? देख नहीं रही कोई मर गया है, उसकी चिता जल रही है। रामरती रुआसी सी करुणा में डूब कर बोली, थोड़ी देर रुक जाओ जी, ठंड के मारे मेरे प्राण निकले जा रहे हैं। भगत सिंह कुछ क्षण किन कर्तव्य मुहूर्त से खड़े रहे, फिर ऐसे हालात में भी मुस्कुराकर बोले, बाहरी कुदरत, मरने वाला तो मर गया पर तुझे तो जिंदगी दे रहा है ना। रामरती चल, अब निकलते हैं। पौ फटने में अब ज्यादा देर नहीं है, दिन के उजाले में हमें कोई पहचानेगा। अम्बरीश के उदय होने में लगभग 1 घंटा ही था। हत्या पर पहुंचते पहुंचते जगत सिंह में रामरती की हालत किसी फटे वस्त्रधारी भिखारी जैसी दयनीय हो गई थी। पांव में घुटने तक कटीली बेरी और कांच की पत्तियों से लगे खांचों से बहती रक्त की लकीरें मानो किसी अपठनीय भाषा में उनकी भाग्य रेखा को उकेर रहे थे। कपड़े झाड़ियों में उलझकर कई जगह फट गए थे। ईख की पत्तियों की काली उनके वस्त्रों और चेहरे पर उनके व्यक्तित्व को इतना मलिन कर गई थी कि दिन के प्रकाश में भी अब उन्हें कोई सूरजपुर के चौधरी मलखा जगत सिंह के रूप में तो नहीं पहचान सकता। नट कंजर या गीदड़ समझकर सत्तार बता दे तो अलग बात है। भट्टे पर रात भर ईंट की सफाई होती रहती थी। सनी हुई गाड़ा की प्रत्येक धुरी के सामने एक एक लालटेन जल रही थी। महिलाएं मिट्टी के घिनौले बनाकर पुरुषों को पकड़ा रही थी और पुरुष उन्हें सांचे में ढालकर कच्ची मिट्टी का रूप प्रदान कर रहे थे। पूरी रात ठप ठप के शोर के साथ कच्ची ईंटों का उत्पादन जारी रहता है। मैदान के किनारे पत्थरों के आवाज के रूप में छोटी छोटी झोपड़ियां बनी हुई थी। देर तक दोनों चुपचाप अंधेरे में किन कर्तव्य विमूढ़ की स्थिति में खड़े रहे। दोनों को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करें। हल्का सा उजाला होने लगा था और एक एक कर पथेरे काम बंद करके झोपड़ियों की ओर लौट रहे थे। तभी एक मानव छाया गारे के ढेर के सामने से उठकर झोपड़ी की तरफ बढ़ती दिखाई दी।
झोपड़ी में पहले से ही बिजली का प्रकाश हो रहा था। जगत सिंह झोपड़ी के पिछवाड़े कच्ची ईंट की दीवार में बने घरों के झांकने लगे। लाड़ प्यार से पाली उनकी नाजुक सी जुबी की कली राजो लकड़ी के चूल्हे पर मिट्टी की हांडी में कुछ पका रही थी। अपनी ही बिटिया को पहचानने में उसके जनक को भी कुछ समय का समय लग गया कि गौरवपूर्ण त्वचा धूप और धुएं में सुलझ कर तंबई हो गई थी। उसके धूल भरे बाल ऐसे उलझे थे मानो वर्षों से उन्हें पानी नसीब नहीं हुआ हो। उसकी पैबंद लगे गहरे नीले रंग की धोती पहन रखी थी और गले में काले धाते से मंगलसूत्र बांध रखा था। राजो ने ठेठ पूर्वांचल की शैली में मिट्टी का तंदूर मांग में भर रखा था और माथे पर चवन्नी के आकार की चौड़ी बिंदी लगा रखी थी। कमजोरी के मारे उसके गाल की हड्डियां उभर आई थी और चेहरा किसी प्रौढ़ महिला की तरह लग रहा था। अपनी लाडली की ऐसी हालत देखकर एक बार जगत सिंह का सर चकरा गया और उसमें मूर्छा से आने लगी। तभी मणिशंकर ने झोपड़ी में प्रवेश किया। खेत में खड़े किए गए पक्षी भगाने वाले बिजूका की तरह उसके हाथ पांव धूल में सने हुए थे। मिट्टी के रंग से हो गए फुटे हुए वस्त्रों से रात भर जागने से क्लांत हो गया चेहरा। राजू ने चूल्हे पर खड़ी हांडी उतार कर बूढ़े बूढ़े एल्यूमिनियम के कटोरे में उसके लिए काली सी चाय ढाल दी। तब तक जगत सिंह अपना आपा खो चुके थे। तेजी से चक्कर काट द्वार पर पहुंचे। पीछे से रामरती भी पहुंच गए। अचानक नीम में दो अजनबियों को द्वार पर देखकर मणिशंकर चौंक कर खड़ा हो गया। राजू भी मिट्टी के तेल की झिल्ली हाथ में लेकर उन्हें पहचानने का प्रयास करने लगी कि मुंह अंधेरे ये झोपड़ी में कौन है। भगत सिंह के चेहरे पर प्रकाश की किरण पड़ती राजू को मुंह से निकल गया, बाबा। मणि सुनकर तुरंत हालत की गंभीरता से भाग गया। भागने का भी कोई रास्ता नहीं था। वह जगत सिंह के पांव में लूट-पोट हो गया और गिड़गिड़ाकर माफी मांगने लगा। जगत सिंह ने क्रोध में उसकी छाती पर कसकर एक लात मारी। पेड़ पत्थर का मणिया सफेद रस्सा दूर जाकर गिर पड़ा। इससे पहले कि वह समझता, जगत सिंह के हृदय में बरसों से भरा क्रोध लावा बनकर फूट पड़ा। वे उससे तब तक पूछते रहे जब तक उनकी बेटी उसके ऊपर ढाल बनकर लेटी है। तूने मुझे किसी के सामने मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा। नहीं, मैंने तुझे अपने बालक की तरह पाला। कभी रात को अकेला खेत में पानी लगाने नहीं जाने दिया कि जंगली जानवर तुझ पर हमला न कर दे। और तूने मेरी ही पीठ पर छुरावा उठने न लाया। मन करता है तुझे यही जान से मार दूं। गाली देने में राम की पति का साथ दे रही थी। नाच पूछे, किस नीच कुल में जन्म लिया तूने? किस थाली में खाया उसी में छेद कर दिया रे। हमें भी नरक में घसीट दिया पापी। मैं तुझे घी लगाकर रोटियां खिलाती थी। तेरा पुंजा छिप जाए रे बंगाली। कितने लाड प्यार से तुझे पाला था मैंने अपनी। तूने हमें नरक का भिखारी बना डाला कल मुहे। तेरे कीड़े पड़ेंगे किस जन्म का मतलब यार तुम्हें। जगत सिंह और राम रहीम देर तक विलाप करते रहे। राजू भी अपनी पति बेटी के कोने से आंखें पहुंच रही थी। मणिशंकर एक कोने में खबर के बिच्छू की तरह घुटनों में मुंह छुपा बैठा था। देर तक कभी 30 बार के बाद गहरा सन्नाटा छा गया था। क्षितिज पर लालिमा छाने लगी थी और पत्थरों के पाथने का ठप ठप का स्वर धीरे धीरे बंद हो गया था। रात भर काम करने वाले मजदूर अपने अपने झोंपड़ों में लौटने लगे थे और रात भर की थकान उतारने के लिए सोने लगे थे। झोंपड़ी में चारों जीव चार कोने में शांत पड़े हुए थे। सबसे पहले राजू ने काम से खड़े होकर हांडी से थोड़ी चाय एक बर्तन में ढाली और माँ के सामने रख दी। थोड़ी सी चाय पी लेना। एक ठंड और थकान के मारे तेरे होठ नीले पड़ गए हैं। बावली, बेटी के घर की चाय पीऊंगी मैं। हमारा तो यहाँ पानी पीने की दुनिया है। पहले ही जा चुके हैं। माँ, ना कर दे। मैंने सबको बड़ा दुख दिया है माँ। और वो माँ के घुटनों पर सिर रख कर के रखने लगी। अब रामरती से रुका नहीं गया।
उसने बेटी को बाहों में भर लिया और चुप चुप कर रोने लगी। दीवार पर कमर टिकाए और दोनों हाथों से चेहरा ढांपे बैठे जगत सिंह ने गहरी सांस ली और एकदम उठकर खड़े हो गए। अपनी पत्नी का हाथ पकड़कर बोले, चल राजू, चल राजू की माँ, अब बड़े करने का कोई फायदा नहीं है। जगत सिंह ने ठंडी सांस ली और कमरे छोड़ने को बोला। उदासीन बैठे दोनों ने चौधरी जगत सिंह के इस मुद्दे रूप को गौर से देखा। दे दे, दे दे तो बहने, और आखिर हमारी बेटी है राजबाला। अब वो जाने और उसका भाग्य जाने, सब दे इन्हें सब कुछ और चल। जगत सिंह की बेटी राजू और मणिशंकर आंख फाड़कर आए इस अचानक बदलाव को देख रहे थे। राममती ने गहनी और पैसे के हाथ पति के हाथ में पकड़ ली। सुन रहे हरामखोर मनिया, अपना पहुना तो मैं तुझे इस जन्म में कभी नहीं मान सकता। मेरी बेटी की हिम्मत ही मारी गई कि तुम मैं क्या कहूँ। वैसे तो कहते हैं जब जीवन की मौत आती है तो गांव की ओर भागता है। तेरा भी वक्त खराब था जो दोबारा इस इलाके में आकर मर गया, पर मेरी बेटी के भाग्य ने तुझे आज बचा लिया है रे। अब मेरी बात गौर से सुन। अभी 7 बजे वाली गाड़ी राजू को लेकर यहाँ से निकल जा, वरना मेरे समाज के लोग तेरे टुकड़े टुकड़े करके नहर में फंसा देंगे। रफीक लोहार का बेटा खुदा हाथ में लेकर तुझे ढूंढता हुआ अब तक निकल गया होगा। ये पैसे रख ले, कहीं दूर देश में कोई दुकान उकान कर लेना। इतने पैसे हैं कि हाथ बरकत से काम करेगा तो जिंदगी कट जाएगी। और मेरी बेटी को कभी दुख मत देना रे। जा, निकल जा यहाँ से। दुर्भाग्य से विधाता ने मेरी बेटी की डोर तेरे हाथ में दे दी है। हमका माफी दे दो मालिक। मालिक मत बोल हराम करो। जल्दी से सामान समेट और भाग यहाँ से, वरना देर हो जाएगी। रफीक का लड़का पहुंच गया तो तेरे टुकड़े टुकड़े करके नहर में फेंक देगा। फिर राजू के सर पर हाथ रखकर बोले, बेटी दुनिया का हर बात चाहता है कि वह अपनी बेटी को इज्जत सम्मान और शान शौकत से विदा करे। मैं क्या करूं बेटी, तेरे कर्म तेरे साथ, भगवान तेरी बेइज्जती बनाए रखे। शायद मेरी किस्मत में ऐसा ही लिखा था। और उन्होंने दोनों हाथों से गहने की पोटली उसे पकड़ा दी। उनकी आंखों से आंसू की धार बह रही थी। अब कभी इस इलाके में दिखाई मत देना, वरना मेरा समाज अपने चेहरे की दाग धोने के लिए तुम्हारे रक्त का इस्तेमाल करने में देर नहीं लगाएगा बेटी। आज तेरे माँ बाप ने तुझे सदा सदा के लिए विदा किया। जा बेटी जा, पीछे मुड़कर मत देखना। फिर पत्नी की ओर मुखातिब होकर बोले, चल रामरती, हो क्या हमारा कन्यादान। ये ये कैसा मंडप सजा है, कैसी विदाई हो रही है। चल अब घर चलते हैं। हमारे तेरे भाग्य में यही कन्यादान लिखा था। और वो जल्दी से पत्नी के कंधे पर हाथ रखकर विपरीत दिशा में घूमे। प्राची से भास्कर मूल्य तुर्क रत्न था दैदिप्यमान होने लगा था। पूरब से कोयले का जैसा स्टेशन की ओर बढ़ रहा था। 4 थके कदम दूर की ओर लौट रहे थे और 4 युवा कदम नई ऊर्जा और नए उत्साह के साथ अनजानी राहों पर अपना आशियाना बनाने को आगे चले जा रहे थे। नमस्कार, धन्यवाद। ये यदि समय होगा तो मैं दूसरी कहानी भी सुनाऊंगा। आदरणीय संचालिका, निर्देश दीजिए कि अब आगे क्या करना है। जी सर, बहुत बढ़िया कहानी है। बढ़िया क्या, ये समाज के हमारे सच्चाई है कि हम बच्चों को पढ़ा लिखा सकते हैं, सब कुछ देने की कोशिश कर सकते हैं, उसका भाग्य नहीं लिख सकते। और आपके सुनाने का अंदाज तो बिल्कुल ऐसा लगता है कि आंखों में आंसू लगता है। मैं तो बस एकदम भर जाती हूँ, मेरे तो अभी वो स्थिति हो रही है। डिस्टर्बेंस आ गया ना थोड़ा सा, फिर मेरी कोई आवाज बात मुझे नहीं, दोबारा आ रही है लौट के। नहीं उसका रीजन है कि आपकी आवाज इसलिए आ रही है कि पहले वाले जो अपने जुड़े जुड़े थे आप, मैंने यहाँ से तो मैंने रिमूव कर दिया, लेकिन आपके यहाँ से डिवाइस शायद पास ही, 2 डिवाइस आपके पास रखा है मुझे लग रहा है। 2 डिवाइस साथ में है, इसलिए अच्छा, ऐसा हो रहा है। एक डिवाइस बगल में होगा जो कि इसलिए ऐसा हो रहा है। अब तो 49 हो गए हैं और एक कहानी आपकी लंबी होती है।
तो अब दूसरी कहानी भी हाँ इतनी हाँ हाँ लंबी हाँ, होगी मुझे लगता है ना? ये भी तो हो मैं सकती है, आपसे लंबी भी हो निवेदन सकती है। अच्छा, निःशब्द सुनीता जी कह रही है निःशब्द, गोपाल गुंजन जी कह रहे हैं मानवीय पक्ष। मैं सबके पहले पढ़ देती हूँ थोड़ा कमेंट। अजय कुमार त्यागी जी कह रहे हैं बहुत ही गर्व की बात है मेरे लिए साहित्य के लिए आपका समर्पण। नेहा जी भी जुड़ी हुई हैं, कह रही हैं ऑडियो में प्रॉब्लम है तो सर इसमें कोई दो राय नहीं। आदरणीय अपर्णा जी भी जुड़ी हुई हैं, वो बहुत सारा उन्होंने आपको नमस्ते प्रणाम का इमोजी भेजा है। उमंग जी कह रही हैं कि मैं आपकी कहानियां सुनती रहती हूँ। गोपाल जी कह रहे हैं भावुकता और मानसिक द्वंद का उद्वेलन, और आकर्षक अंदाज कह रहे हैं गोपाल जी। और आपको बता दूं आप किसी आकर्षक अंदाज ने आपको मुझे अपने मंच पर लाने के लिए प्रेरित किया है, मैं सुनती रही हूँ इसीलिए। स्मिता जी कह रही बहुत सुंदर प्रस्तुति है। स्मिता जी जुड़ी हुई हैं और वो भी निःशब्द है, कह रही बहुत सुंदर। अवधेश कुमार अवधेश जी जुड़े हुए हैं और रोचक प्रस्तुति प्रस्तुति। आदरणीय रमेश रमन जी हरिद्वार से जुड़े हुए हैं, वाह 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 वाह, लाजवाब कहानी की प्रस्तुति, लाजवाब, अभिनंदन। इस प्रकार से आदरणीय मित्र मंच हैं पे मेरे। जी जी काफी लोग जुड़े थे। और आगे मुझे लगता है आपसे मैं निवेदन करना चाहूंगी कि हर हफ्ते जिस दिन आपको सुविधा हो एक कहानी आप आइए मंच पे सुनाने के लिए, क्योंकि लंबी कहानी होती है आपकी। तो अब देखिए 8 बजे शुरू किए थे, 8:45 होने जा रहा है। तो अब दूसरी कहानी की बजाय अब हर हफ्ते अगर एक कहानी या 15 दिन पर जैसी सुविधा हो आपको, अपनी सुविधा के अनुसार आप 15 दिन पर, 10 दिन पर, जिस दिन आपको लगे कि मैं कहानी सुना सक रहा हूँ आज, आप एक दिन पहले बताइए, मैं आपका पोस्टर वगैरह जारी कर दूंगी। आप बताइए अपने हिसाब से, उसी आपके ऊपर, आपकी सुविधाजनक स्थिति तो मैं छोड़ रही हूँ, जैसी आपकी सुविधा हो उसके 5 मिनट अकॉर्डिंग की एक आप कहानी आइए। सुना सकता हूँ। चलिए सुना दीजिए, शुरू कर दीजिए, स्टार्ट। मैं जुड़ी हुई हूँ, 8:51 पे है, हुआ है, शुरू कर दीजिए, स्वागत है, स्टार्ट। मैं दोनों चैनल चल रहे चलिए हैं, इसलिए इको भी आ रही है और मेरी आवाज भी लौट कर आ रही है। इसीलिए दो आपके यहाँ से डिवाइस दूसरे जुड़ा हुआ। चैनल को बंद नहीं किया जा सकता? मैंने तो कर लिया है, आपके तरफ से 2 डिवाइस रखा होगा, आप शुरू करिए, कोई बात नहीं। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं दूसरी कहानी शुरू करता हूँ बहुत जल्दी से। कहानी का शुरू नाम है करिए। स्क्रैप। कबाड़े वाला कबाड़ी, जूना पुराना बर्तन, लोहा तांबा पीतल कबाड़ी, टूटा पुराना सोफा कूलर पलंग, कहाँ कचरा वाला। उफ, ये कबाड़ी भी सुबह सुबह सोने भी नहीं देते। पता नहीं 4 बजे ही घर से निकल पड़ते हैं क्या। गड़ी फूल्स। एक तो वैसे ही रात भर नींद नहीं आती, ऊपर से ये नींद आए भी खाते। 45 साल तक जो औरत रात को करवट लेने पर भी पूछती थी कि कुछ चाहिए क्या, नींद क्यों नहीं आ रही है, तबीयत तो ठीक है, वो दुनिया छोड़कर चली गई है और मुझे भी छोड़कर चली गई है। गाड़ी टूटा पुराना बर्तन, नद्दी सामान बर्तन। अरे चला जा नामा खूब, तुझे मेरा ही घर मिला था क्या टेर लगाने को। क्या पता एक बार झुक्की और आ जाती तो कुछ हल्का हो जाता। न जाने क्या हो गया है, रात भर दिमाग में सिनेमा से चलता रहता है। जिस बेटे को उंगली पकड़कर चलना सिखाया था वही कहता है पापा अब आपका दिमाग और शरीर दोनों आउटडेट हो चुके हैं, आउटडेटेड हो चुके हैं। हर वक्त उसने बेकार के उल्टे सीधे सजेशन देकर मेरे बिजनेस और मेरे परिवार का घाटा मत बताए ग्रुप प्लीज। उफ, सर फटा जा रहा है। कबाड़ी कबाड़े वाला पीतल लोहा। अरे तो चल तो नहीं जाता, पहले ही शरीर टूट रहा है, जरा सी खांसी क्या हो गई, बहू ने बच्चों को मिलने से रोक दिया है। कल ही सुना सुना कर कह रही थी पता नहीं कौन सी बीमारी पाले रहते हैं, बच्चों को इन्फेक्शन लग गया तो। बस ठंडा खानी, बस ठंडा बासी खाना नौकर के हाथ कमरे में भिजवा कर अपनी जिम्मेदारी से मुक्ति पा लेती है। ऐसे जीने से भी मौत मौत भली है। टूटा पुराना बर्तन लोहा। अरे अरे क्या शोर मचा रखा है, सोने में हूँ कोई कुछ। अरे टल क्यों नहीं जाता, शोर मचा रखा है सुबह सुबह। अच्छा क्या खरीदता है, चोरी चकारी के चक्कर में मेरे घर के बाहर चक्कर लगा रहे हैं क्या, मेरा ही घर मिला है तुझे। वे छड़ी लेकर चिल्लाते हुए बाहर की तरफ भागते।
कबाड़ी है साहब, पुराना बर्तन कबाड़ हो गया, सामान कूलर, चुप रहो नामाकुल, लोहा बर्तन कूलर, हल्ला मचा रखा है सुबह सुबह, जूना पुराना कबाड़। अरे कबाड़ तो हर चीज हो जाती है एक दिन, भागो यहाँ से। कूलर पलंग पंखा, हल्ला मचा रहा है नालायक आदमी। आदमी हो गया पुराना, कबाड़ स्क्रैप बन जाए, किसी काम का नहीं तो उसे भी खरीदता है क्या? उनकी आवाज आर्द्र और नर्म हो गई। कबाड़ी ने गौर से पॉश कॉलोनी के एक शानदार मकान को देखा, फिर सलवट से भरे कपड़े, उलझे बाल और पत्तीवर से भरी हुई दाढ़ी वाले बूढ़े आदमी को देखा। माजरा समझते देर नहीं लगी, थोड़ी खड़ी करके उनके नजदीक आया और उनके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से बोला, इतना है साहब, जूना पुराना आदमी भी खरीदता है। बकवास बंद करना लायक, पुराना आदमी खरीदेगा, अच्छा, पता क्या देगा? पुराना स्क्रैप हो गए, कबाड़ हो गए आदमी का, तो वक्त की इज्जत की धोखे देगा साहब। कुछ दिन के बाद वो कबाड़ी और वो बुजुर्ग उस मोहल्ले में किसी को दिखाई नहीं दिए। नमस्कार नमस्कार। ये एक लघु कथा बहुत दिन पहले लिखी थी। आज इतने सारे लोगों से मुझे रूबरू होने का अवसर मिला, इसके लिए तो मैं इस मंच को और आदरणीय को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जिन लोगों ने अपना समय दिया है मेरे लिए, उपस्थित हुए हैं, उनको भी मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। दरअसल हिंदी साहित्य का यही भविष्य है कि कभी बोल लिए, कभी सुन लिया, इतना ही हो पाता है, बाकी पाठक पाठक तो है नहीं। तो क्या इसे बंद कर दिया जाए? डायरेक्टर महोदया दिखाई नहीं दे रही हैं। मैं इसे बंद कर देता हूँ।